नमस्कार। बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स के क्लास में एसएससी का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम बीपीएससी के संदर्भ में या सीटीपी या दरोगा के संदर्भ में जो पीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 10 नवंबर डॉक्टर सहितानंद सिन्हा की जयंती, जो आधुनिक बिहार के निर्माता थे, और उसके बाद 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बिहार कनेक्शन क्या था राष्ट्रीय आंदोलन में। और एक आप जानते हैं कि 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, डायबिटीज डे के रूप में भी मनाया जाता है। एक बार बीपीएससी पूछा भी था। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूज क्वेश्चन हो सकता है कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 20 नवंबर 1959 को यूएनओ ने बच्चों के अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। इसीलिए विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि 14 नवंबर राष्ट्रीय बाल दिवस पंडित नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारते थे। और एक है 15 नवंबर, जो अभी हाल में कल परसों तक चर्चा में खूब रहे थे, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती मनाया गया। लेकिन इस बार एक खासियत थी कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गरिमा दिवस के रूप में मनाया, जिसका मुख्य समारोह मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। लेकिन दिल्ली से उन्होंने मध्य प्रदेश, झारखंड में रांची में बिरसा मुंडा राष्ट्रीय उद्यान का वर्चुअल उद्घाटन किया तथा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का, जो रांची के जेल परिसर में बनाया गया है, पुराने जेल परिसर में बनाया गया है। तो इस तरीके से बिरसा मुंडा से भी रिलेटेड, जो बिहार के ही थे लेकिन आप झारखंड में चले गए, और इन्हीं के जन्म दिवस पर बिहार से अलग झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। तो इस तरीके से इस सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्रम में लेते हैं डॉक्टर सहितानंद सिन्हा, जो आधुनिक बिहार के निर्माता थे। बंगाल से अलग बिहार आंदोलन के सबसे प्रमुख लीडर थे, जिन्होंने 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार, उड़ीसा, चाहते थे कि उड़ीसा बल्कि हमारे बिहार में न रहे, लेकिन झारखंड का इलाका जरूर रहे। तो इस तरीके से अलग बिहार आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर सहितानंद सिन्हा की जयंती है 10 नवंबर, और उन्हीं के जन्म दिवस 10 नवंबर 2009 को ये तय हुआ था। राजकीय समारोह मनाया गया था 2009 में। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इस विभूति के नाम पर एक दिवस बनेगा। तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बंगाल से अलग बिहार, उड़ीसा का अस्तित्व की घोषणा की गई थी, और इसीलिए 22 मार्च 2010 से अलग बिहार दिवस के मनाया जाता है। तो सहितानंद सिन्हा का जन्म जो है शाहाबाद जिले के मुख्यालय जो था आरा में हुआ था। 10 नवंबर 1871, 6 मार्च 1950 को पटना में उनका निधन हुआ था। तो सहितानंद सिन्हा का जो पैतृक गांव है शाहाबाद जिले में ही, उस समय मुरारका गांव, जो आज के डेट में शाहाबाद जिला को काट करके जो भोजपुर से बनाया गया, और उसके बाद रोहतास और कैमूर, तो भोजपुर से बना दिया गया बक्सर। तो बक्सर के में पड़ता है मुरारका गांव, जो उनका पैतृक गांव था। आरा के जिला स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए और पटना कॉलेज में पढ़ाई किए, और परिवार से बगावत करके वे लंदन में ला पढ़ने गए थे। और वहीं कहा जाता है कि जब वहाँ से लौटे तो अलग बिहार, बंगाल से अलग बिहार के लिए आंदोलन की शुरुआत किए, और पटना में जनवरी 1894 में महेश नारायण के संपादन में उन्होंने एक बिहार टाइम्स अखबार निकाले, जो अलग बिहार के लिए अलग जगा रहा था, और उनका उद्देश्य यही था। हालांकि बिहारियों के लिए मुर्द सुलेमान उसके पहले एक लेख लिख चुका था,
मुंगेर से निकलने वाला अखबार। लेकिन इसको अलग, बंगाल से अलग बिहार के लिए आंदोलन के प्रणेता बने डॉक्टर सहितानंद सिन्हा, जो लंदन से बैरिस्टरी की पढ़ाई करके वापस आए थे। और इस प्रकार महेश नारायण उसके संपादक बने। लेकिन साप्ताहिक पत्रिका था, लेकिन 1906 में बिहार टाइम्स बिहारी नाम से प्रकाशित हुआ और उसका भी संपादक महेश नारायण ही बने। लेकिन 1912 में बिहारी दैनिक कर दिया गया और इसके संपादक बने महेश्वर प्रसाद। और इस प्रकार 1917 में बिहार टाइम्स बिहारी अखबार बंद हो गया, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा हो गया। 1912 में बंगाल से अलग बिहार बन गया। तो सहितानंद सिन्हा का राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी योगदान रहा है। खासकर बिहार के अलग बिहार के आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और आज़ादी के पहले जो है बिहार में सरकार बनी थी, उसमें वो कानून मंत्री भी बने थे। कहा जाता है कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे थे, 1936 से 1944। आज़ादी के बाद जब संविधान सभा आज़ादी के पहले ही जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। और उसके पहले 1924 में वे सिन्हा लाइब्रेरी बनाए थे, स्थापना किए थे। और कहा जाता है कि उनका जो पैतृक गांव है, घर है, पैतृक घर जो है पटना में, वो उसको उन्होंने बिहार सरकार को दान दे दिया। जहां पर आज जो मैट्रिक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वह सहितानंद सिन्हा का ही बिल्डिंग है, मकान है, जिन्होंने बिहार सरकार को दे दिया था। और इस प्रकार संविधान सभा की अध्यक्षता किए थे, अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर बने थे। और कहा जाता है कि आज़ादी के बाद जब संविधान के मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने की बात हुई, तो ये पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, दिल्ली जाने की स्थिति में नहीं थे। तो सोचिए कि बिहार को कितना बड़ा सम्मान मिला था कि पूरे संविधान के मूल प्रति को फरवरी 1950 में वायुयान से, हवाई जहाज से लाया गया था। और सहितानंद सिन्हा ने वयोवृद्ध उसके सदस्य होने के चलते उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह सहितानंद सिन्हा का एक बहुत बड़ा योगदान है। और उसके पहले आ जाए बंगाल से अलग बिहार आंदोलन के लिए उन्होंने एक अखबार में बहुत लेख भी लिखा करते थे। उसमें कायस्थ समाचार भी निकलता था उर्दू भाषा में। लेकिन वही अखबार आगे चलकर हिंदुस्तान रिव्यू के नाम से प्रकाशित हुए, जिसमें भी वे लेख लिखा करते थे। तो सहितानंद सिन्हा का आधुनिक बिहार के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी प्रकार 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, नींव डालने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है 14 नवंबर, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कश्मीर से आए थे लोग। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी, और पत्नी का नाम था कमला नेहरू, और पुत्री एकमात्र थी इंदिरा प्रियदर्शनी, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के आधुनिक भारत के निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी कुछ नीतियों की भले आलोचना हो सकती है, लेकिन जो समय और परिस्थितियां थी उसके अनुसार नेहरू सफल थे। और आज नेहरू की ही देन है कि आज भारत विश्व में एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में मजबूती से खड़ा है। और पड़ोस के देश को देख लीजिए कि वहाँ की संवैधानिक संस्था या संसद का क्या दशा है। लेकिन नेहरू का एक बहुत बड़ा योगदान बहुत सारा है। और चूँकि हमको उसकी उतना विवेचना नहीं करना है, चूँकि ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, लेकिन थोड़ा सा हल्का हिंट कर देते हैं कि जितनी भारत की संवैधानिक संस्था हो, चाहे पंचायती राज संस्था का मजबूती देना हो, चाहे समाजवाद की बात हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हो, प्लानिंग कमीशन की बात हो, पंचवर्षीय योजना की बात हो, विकास में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात हो, इसरो से लेकर के माने अंतरिक्ष कार्यक्रम से लेकर के परमाणु कार्यक्रम DRDO की बात हो, ये सब नेहरू की प्रखर बुद्धि का ही देन है। और आज भारत इस तरीके से बुनियादी ढांचा मजबूत किए थे कि आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर जो जा रहा है, उसकी मूल में जो जड़ जमाए थे, ये जवाहरलाल नेहरू का ही देन है।
और जहाँ तक विदेश नीति की बात है कि कश्मीर की नीति के लेकर के, चाहे पाकिस्तान को लेकर के, चाहे चाइना को लेकर के या तिब्बत नीति को लेकर के उनकी थोड़े बहुत आलोचना जरूर होती है, लेकिन उनकी विदेश नीति का प्रमुख सार था गुटनिरपेक्ष था। और इस तरीके से जो समय की परिस्थितियाँ उस समय की थी, तो शायद ही कोई नया देश था, शायद ही कोई देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से अपना निर्णय लिया और पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखा। आज भारत कहाँ है और बाकी उसके साथ के स्वतंत्र देश कहाँ है, आपके सामने है। तो हर आदमी की कमी बुराई हो सकती है, अच्छाई हो सकती है, लेकिन नेहरू की बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, तकनीक को सहारा लिया। उन्होंने बड़े बड़े डैम और सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत बड़े प्लांटों को उन्होंने क्या नाम दिया, आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल और मंदिर की संज्ञा दिए थे। तो एक धर्मनिरपेक्षता की नीति भी उनकी मजबूत थी। तो आज का भारत नेहरू का देन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, उस समय की परिस्थिति के अनुसार थोड़ा कश्मीर के ऊपर, चाहे चाइना के ऊपर थोड़ा उनको नरम दें, वो समझ नहीं पाए थे और जिस तरीके से चाइना ने विश्वासघात किया। तो फिर भी आज भारत कहाँ है, इस सब जग जाहिर है दुनिया में। अब नेहरू की जहाँ तक राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान की बात है, तो बचपन में इनकी पढ़ाई घर पर ही हुई थी, पाठशाला नहीं गए, इलाहाबाद के आनंद भवन घर में ही हुआ। और फिर शिक्षा लंदन के हैरो स्कूल में हुआ, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से विज्ञान में स्नातक किए और इनर टेम्पल से उन्होंने लॉ की पढ़ाई किया, बैरिस्टरी की पढ़ाई की और 1912 में वे भारत आए। और कहा जाता है कि 1912 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वह बांकीपुर पटना हुआ था, उसमें वे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो नेहरू किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिए, तो पटना बांकीपुर अधिवेशन 1912 में भाग लिए। 1916 में वे पहली बार लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए, फिर दोबारा, और गांधी से वहीं पर उनकी भेंट हुई। तो लेकिन गांधी का व्यक्तित्व उनको ज़्यादा आकर्षित नहीं किया। फिर आगे चल के 1920 लॉरेट एक्ट के बाद असहयोग आंदोलन जो हुआ उसमें उनके योगदान रहा। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और उसके बाद 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें वे समाजवाद की ओर मुड़े और उन्होंने एक नारा दिया था, आई एम सोशलिस्ट, मैं समाजवादी हूँ। और इस प्रकार 1937 में जो गांव में, महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें पहली बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में, उसकी भी अध्यक्षता किए। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उसमें अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन पहली बार उसमें प्लानिंग कमेटी की बात आई तो प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। और इस तरीके से आगे चल कर के 1946 में जब अंतरिम सरकार बेवेल की अध्यक्षता में, गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में बना, तो उसमें वे उपाध्यक्ष एवं विदेश मंत्री का पद दिए थे, जिसको प्रधानमंत्री तथाकथित कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में उनको पद क्या था, प्रेसिडेंट का था, उपाध्यक्ष कहा जाता, वाइस प्रेसिडेंट का था। और इस प्रकार वो प्रथम विदेश मंत्री भी बने। और आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1964 तक लगभग 17 वर्ष तक, सर्वाधिक समय तक प्रथम विदेश प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री भारत के वे रहे थे। और इस प्रकार कहा जाता है कि 27 मई 1964 को जब उनकी मृत्यु हुई थी तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने उद्घोषण में कहा था कि भारत सदा ही उस व्यक्ति का ऋणी रहेगा जिसने राष्ट्र की जहाज को उसके आरंभिक भूल चूक के साथ मार्गदर्शन दिया। और इस प्रकार नेहरू का योगदान भारत के निर्माण में, नवनिर्माण में महत्वपूर्ण रहा है। उनकी कई पुस्तकें हैं, जिसमें एक है एन ऑटोबायोग्राफी और एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। लेकिन उनकी एक पुस्तक है जो इंदिरा गांधी को जेल से, नैनी जेल से जो पत्र लिखा करते थे, वह पत्रों का संकलन के रूप में वो किताब छपा, जिसे ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो नेहरू के कौन सी किताब है जो पत्रों का संकलन है, तो ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरा विश्व इतिहास इंदिरा गांधी को पढ़ा दिए थे। तो इस तरीके से
जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब तीसरे हैं धरती आबा बिरसा मुंडा। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शुरुआत जो हुआ है स्वतंत्रता संघर्ष का, वे जनजाति लोगों द्वारा ही किया गया था। और बिहार में आपको पता है कि बिहार में सबसे पहले जनजाति आंदोलन में से सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले तिलका मांझी थे, जो प्रथम शहीद भी कहा जाता है। बिहार ही नहीं, पूरे भारत के भागलपुर इलाके में जब अंग्रेज की हत्या किए थे तो पहले शहीद थे भारत के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले। और उसके बाद कई आदिवासी आंदोलन हुए, जनजाति आंदोलन हुए। तो बिरसा मुंडा का भी आंदोलन 1899 से 1900 था, जिसे उलगुलान विद्रोह, उलगुलान कहा जाता है, जिस उलगुलान का शाब्दिक अर्थ होता है महान विद्रोह या महान हलचल। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को रांची के पास उलिहातू गांव में हुआ था। और 1899 से 1900 तक उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसक संघर्ष किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ विश्वासघाती लोगों के चलते वे पकड़ में आ गए। वीर सिंह महली विश्वासघाती था, जिसने चक्रधरपुर के जंगल में 3 फरवरी 1900 को वो सोते हुए पकड़े गए थे अंग्रेज़ों द्वारा। और इस प्रकार उनको गिरफ्तार करके रांची जेल में रख दिया गया। और जहां 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने कहा कि कलरा हो गया था, यानी हैजा हो गया था, जबकि भारतीयों ने कहा कि उनको जहर देकर मारा गया। आज तक की विवाद की चीज़ है। तो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जनजातियों का ज़बरदस्त विद्रोह हुआ था। और सिर्फ क्योंकि बिरसा मुंडा जो है खूटी काटी व्यवस्था के समर्थक थे, चूँकि आदिवासियों का एक व्यवस्था था कृषि का, सामूहिक खेती। लेकिन कर्नवालिस ने जिस तरीके से स्थायी बंदोबस्त की बात किया और एक नया जमींदार वर्ग पैदा किया, इसके खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया था। और खासकर बिरसा मुंडा उस इलाके में किए थे। लेकिन बिरसा मर के भी अमर हो गए, क्योंकि उसके बाद 1908 में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट बना, जिसके चलते खूटी काटी व्यवस्था को मान्यता दी गई, यानी आदिवासियों को सामूहिक खेती व्यवस्था की सुविधा दी गई। और इस प्रकार बिरसा मुंडा अमर हो गए। लेकिन अब आने वाले समय में वे झारखंड आंदोलन के प्रेरणा बन गए। और इस प्रकार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग झारखंड बना। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम कर सकता है, चाहे दरोगा के लिए हो, चाहे सीडीपीओ के लिए हो। और इसी के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।